हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर को लेकर वीडियो बना रहे हैं। जो बीए थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके परीक्षा में पूछने की पूरी की पूरी संभावना है। तो बच्चों, चलिए आज हम इसको देख लेते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो फर्स्ट पेपर होगा उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो बीए थर्ड ईयर वाले इस वीडियो को देख लेंगे। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है कि फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ। फांसीवाद का जन्म बच्चों कहाँ होता है? तो फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था बच्चों, ठीक है। दूसरा है फांसीवाद का जनक कौन है? फांसीवाद का जनक तो वो है मुसोलिनी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है नाजीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो नाजीवाद जो विचारधारा है उसका या जो क्रांति था उसका जन्म होता है जर्मनी में, ठीक है बच्चों। फिर है कि नाजीवाद का जनक कौन है? नाजीवादी जो विचारधारा है वो किसकी है? तो नाजीवादी विचारधारा बच्चों हिटलर की है। फिर है, आप देखिए, हम कुछ और प्रश्न हैं जो इस तरीके से हम बनाए हैं। तो ये है, देखिए, पूछा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्य एवं संश्लेषण है। जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उसमें क्या मिक्स होता है? तो बच्चों यहाँ पर है, देखिए, सी नंबर, उदारवाद और समाजवाद का जहाँ मिश्रण होता है वहीं पे कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आता है। यहाँ उदारवाद का मूल तत्व है, क्या है? उदारवाद का मूल तत्व है बच्चों व्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है। ये चाहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे, किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप न हो। फिर यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल मिला? ठीक है, ये याद रखिए, अस्तित्ववाद है और नोबेल ये मिला था सार्त्र। इस सार्त्र को अस्तित्ववादी को क्या था? नोबेल मिला था। किस में? साहित्य में। यहाँ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत किसका है? तो बच्चों हर्बर्ट स्पेंसर का है ये बच्चों को। फिर है मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? ये जो मीन कैफ है ये किसकी आत्मकथा है? तो बच्चों याद रखिएगा हिटलर की है। यहाँ पर है किसका कथन है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो बच्चों याद रखिएगा ये लाक का है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा है कि डेमास, डेमास का अर्थ है? तो बच्चों डेमास का अर्थ है जनता। फिर है राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है? एक राष्ट्रवाद होने के लिए कौन कौन सा स्रोत है? तो बच्चों मानव स्वभाव और भाषा सबको ज़रूरी है, भूगोल इतिहास ज़रूरी है, जाति धर्म ये भी है, ये सभी का स्रोत है। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया था। सबसे पहले जो हिंदी है उस हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया था तो वही है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को सम्मिलित किया। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंस है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। बच्चों जानते हैं इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान के प्रस्तावना में क्या कर दिया? धर्मनिरपेक्षता शब्द को इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया। उसके बाद है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद या धारा में? तो बच्चों याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है, जिसमें 25 में कहता है कि सभी व्यक्तियों का अपना धर्म को मनाने का अधिकार होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फांसीवाद विश्वास करता है। जो फांसीवादी विचारधारा थे अभी पूछे देखे ना कि फांसीवाद का जन्म इटली में होता है, वो किस पर विश्वास करते हैं? तो बच्चों देखिए वो तानाशाही पर बोल देते हैं, यानी एक व्यक्ति के तानाशाही पर, यानी चाहते हैं कि जो वहाँ का शासक हो वो तानाशाह हो, यानी अकेला हो। फिर यहाँ पे समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था। फिर ये किताब है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये किसकी पुस्तक है? तो बच्चों हेराल्ड डी लासवेल, ये लासवेल है ना यहाँ पे, इसी की ये किताब का नाम है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है यहाँ पर देखिए अराजकतावाद,
यहाँ पे है कि अराजकतावादी विचारक को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रयोग किया था? तो यह है बाकुनिन और क्रोपोटोकिन है। यह उदारवाद का मूल सिद्धांत है, अभी बताए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो वह कहा जाता है कि जहाँ का धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं कि जहाँ सरकार का कोई अपना धर्म को बढ़ावा न दिया जाता हो, यानी सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को, यानी इसका मतलब क्या होता है कि धर्म और राजनीति को पृथक करे, यानी जहाँ पे राज्य सत्ता सरकार धर्म में किसी प्रकार के हस्तक्षेप न करे, वही कहता है, तो उसी को कहते हैं धर्म, यानी धर्म और राजनीति को पृथक करता है। फिर यहाँ पे वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्क संगत रूप से माना। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्क ढंग से, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर बच्चों। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? भाई शुरू से हम पढ़ते हुए आए न्याय के सिद्धांत, यह है प्लेटो का। यह किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना, यानी शक्ति वह है जो मनचाहा प्रभाव पड़ती है, वो है बर्टन रसेल का। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक, यानी वैज्ञानिक समाजवाद, जो समाजवाद है उसको वैज्ञानिक किसने बनाया? तो कार्ल मार्क्स ने। फांसीवाद का उदय हुआ, फिर से यहाँ पे प्रश्न हो गया, तो इटली में। किसने कहा कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? जो वैधपूर्ण शक्ति है यही सत्ता है, तो ये है रॉबर्ट डहल। ठीक है। फिर यहाँ पूछा अस्तित्ववाद का जनक कौन है? तो बच्चों यहाँ पे सार्त्रे लिखा है, सार्त्रे, ये सार्त्रे मार दीजिएगा आप लोग बच्चों। ठीक है। फिर राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? ये भी तो आप लोग पढ़े हैं ना। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? तो ये था कैटलिन ने किया था। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता का वर्गीकरण लगे? देखिए मैक्स वेबर का सिद्धांत है और उस सत्ता को वर्गीकृत किया था। सत्ता को वर्गीकृत करते समय उसने 3 प्रकार की सत्ता की बात की थी। ये इसमें कहा है कि कौन नहीं है, तो परंपरागत सत्ता की बात करता था, करिश्माई सत्ता की बात करता था, वैधानिक सत्ता की बात करता था, यथार्थवादी सत्ता की बात नहीं करता था, यानी इसका उल्लेख नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीति संस्कृति का प्रयोग किया था? तो बच्चों आमंड और पावेल ने किया था। लोकतंत्र में अभिजन का सिद्धांत का प्रतिपादक, यहाँ पर अभिजन है, ठीक है, ये उपरोक्त सभी तीनों है, पैरेटो, मुस्का, मिशेल। सर्वाधिकारवाद किस प्रकार के दलीय व्यवस्था पर, यानी सारी शक्तियाँ एक ही लोगों के पास है, तो भाई सिंपल सी बात है, एक दलीय, जैसे चाइना और रूस है। स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व का संदेश कौन सी क्रांति का? तो बच्चों सबको पता है कि ये फ्रांसीसी क्रांति के 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फिर प्रभाव का स्रोत है, जो प्रभाव का स्रोत है वो क्या होता है? तो भाई सिंपल सी बात है कि उपरोक्त सभी। पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्राज्यवाद, लेनिन का विचार है। लेनिन कहा था कि जो साम्राज्यवाद है वही पूंजीवाद की अंतिम चरण है, उसकी किताब का भी नाम यही था, तो साम्राज्यवाद। सभी आदर्शवादियों का जनक कौन है? तो भाई सिंपल सी बात है प्लेटो। सभी आदर्शवादियों का जनक प्लेटो। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ठीक है बच्चों, पूछा है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, तो ये आमंड और कोलमैन। ठीक है बच्चों, ये आमंड और कोलमैन क्या है? राजनीति संस्कृति को लोकप्रिय बनाने का विजय किसका है? तो बच्चों ये राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय अमेरिका विचारक है। ठीक है बच्चों। पूंजीवाद का तत्व है, जो पूंजीवाद है, तो भाई पूंजीवाद में पूंजीवादी वर्चस्व रहता है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, यही कहता है ना आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, यानी सब कुछ, यानी राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, मतलब जो भी कंपनियां होगी उस प्राइवेटाइजेशन होगा, सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा, मतलब राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह है कि स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे, वे मातृभूमि के अनंत भक्त और उनके भारतीय हुक्मों में से उसकी पूजा करना सिखाया। यह कि भगिनी निवेदिता, ठीक है, ये भगिनी निवेदिता का स्टेटमेंट से बच्चों याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता कहाँ है? तो भाई सिंपल सी बात है, शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है बच्चों, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। उदारवाद का आर्थिक दर्शन है बच्चों, तो व्यक्तिवाद।
व्यक्तिवाद है। उदारवाद का आर्थिक दर्शन क्या है? व्यक्तिवाद है। उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है, जहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद होता है वो है फांसीवाद। बताए थे कि राष्ट्र ही सब कुछ है, मतलब नेता ही सब कुछ है, और फांसीवाद क्या किस पर बोलता है? तानाशाही पर। तो वही बात है। यहाँ पे सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अराजकतावाद प्रादेशिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम सर्वोच्च विचारधारा है अराजकतावाद। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रोधा। सिविल कल्चर नामक बुक आमंड और वर्मा, याद रखिएगा यहाँ पर सी होगा। आमंड और वर्मा की ये किताब का नाम है सिविल कल्चर। यूरोप एवं अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया है? भाई सिंपल सी बात है, स्वामी विवेकानंद। साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल? फिर से यहाँ पर पूछे, यहाँ पर नाम गलती दे दिया बच्चों, छात्र होगा। पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, जो परंपरागत उदारवाद है वो क्या है? नकारात्मक है। डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक सार्टोरी की है। सार्टोरी की किताब का नाम है डेमोक्रेटिक। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना, और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, ये है लॉर्ड एक्टन के विचार है। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। तो भाई सिंपल सी बात है, कानून कौन बनाता है? राजनीतिक शक्ति है। तार्किक वैधानिक सत्ता का समर्थक है। तार्किक वैधानिक सत्ता का समर्थन है, यह है मेरी फॉलेट। ठीक है। संगम संस्कृति विशेषता है भारत की। द मैन ऑफ हॉर्स बैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों ये फाइनर है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है, तो ये क्या है? समाजशास्त्रीय अवधारणा है बच्चों, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पूछा है प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व बल दिया था, वो था J.S. मिल। ठीक है बच्चों। सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। सर्वाधिकारवादी फिर से यहाँ पर आ गया, तो नाजीवाद में था ही, साम्यवाद में था ही, फांसीवाद में था ही। सिंपल से जहाँ पे सबकी सारी शक्ति एक व्यक्ति में हो, डिक्टेटर हो, वही है उपरोक्त सब, ये तीनों में। फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठ है? सिंपल सी बात, राज्य। बोला था ना मुसोलिनी कि राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने आप को राज्य पर समर्पित कर दीजिए। हिटलर भी यही बोला था कि जो कुछ भी है सारा राज्य पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यही बात है। सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था? बच्चों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला शब्द जो है, इसका कुछ हमको पता नहीं है, ये गलती बार बार पूछ देता है, लेकिन सही करता है बाद में चलकर 1458 यूरोप। लेकिन मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 1800 के बाद ही प्रयोग हुआ था, लेकिन अभी क्लियर नहीं। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता सिंपल सी बात है, पूंजीवाद में होगी। अभी तो बताए हैं ऊपर कि पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है वहाँ पे हर कोई कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है सब कुछ। ठीक है। यहाँ पे सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण होते हैं? ये बार बार पूछता है बच्चों। 3 चरण होते हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक है। इसके बाद है, तो बच्चों ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। जल्द ही और भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तब तक के लिए BA थर्ड ईयर वाले सभी इस वीडियो को देख लें और आगे को शेयर कर दें। अगर कोई BA थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट है जो BA थर्ड ईयर में राजनीति शास्त्र है पढ़ता है, उसके लिए ये वीडियो है। तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। कोई इस वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें प्लीज़। सभी लोग सीधे इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देखें। ठीक है बच्चों, तो डाउनलोड ना करें प्लीज़। धन्यवाद वीडियो देखने के।